हेलो एवरीवन, बीएनडी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा पॉइंट चल रहा था वो डीएनए से रिलेटेड चल रहा था। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम डीएनए की रेप्लिकेशन को देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करता है। डीएनए के रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म भी देखेंगे कि इसकी मैकेनिज्म इसकी क्रियाविधि किस तरह से होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण। अब देखिए, कुछ बातें आपको जो पता होनी चाहिए। अगर आपसे एक बहुत सिंपल प्रश्न पूछा जाए, आराम से सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ आनुवंशिक स्थानांतरण के लिए बेहतर है, आनुवंशिक स्थानांतरण के लिए, मैंने ये नहीं कहा कि आनुवंशिक पदार्थ है, तो वैसे अगर हम देखें तो आरएनए आनुवंशिक स्थानांतरण के लिए ज़्यादा बेहतर है। फिर डीएनए क्यों काम में लेते हैं? डीएनए स्टेबल है एज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है? ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए। आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन आरएनए कई ऐसी क्रियाएं हैं, कई ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जिनमें उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि अगर आनुवंशिक स्थानांतरण के बारे में बेहतर की बात करें तो आरएनए अधिक बेहतर है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए का प्रतिकृतिकरण करना। अर्थात हम इस तरह से समझ सकते हैं कि डीएनए अपनी कॉपीज़ बनाता है। क्या बनाता है? कॉपी बनाता है, अपनी प्रतिलिपि तैयार करता है। लेकिन इसमें कुछ बिंदु हैं कि ये किस तरह से तैयार करता है। तो सबसे पहली बात जो आती है वो हमारे पास ये आती है कि डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी प्रवृत्ति का होता है। अर्ध संरक्षी प्रवृत्ति का होता है। अर्ध संरक्षी मतलब सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव नेचर या प्रकृति का होता है। इसका मतलब क्या है सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी प्रवृत्ति का? इसका मतलब ये है कि जब भी एक डीएनए से नया डीएनए बनेगा या दूसरी कॉपी बनेगी, या मैं कहूँ डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो जो नवनिर्मित डीएनए होगा उसमें एक स्ट्रैंड, एक सूत्र पेरेंटल होगा, पैतृक होगा, और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड या नया संश्लेषित सूत्र होगा। इसे बाकायदा भी डायग्राम से देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपके दिमाग में ये बातें सेट करना चाहता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। ये बाई डायरेक्शनल होता है, वो डायग्राम बनने के बाद ही देखेंगे कि ये द्विदिशीय या बाई डायरेक्शनल कैसे होता है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रकृति का होता है। मतलब जब भी एक डीएनए से नए डीएनए बनते हैं तो जो नवनिर्मित डीएनए होते हैं उसमें एक सूत्र तो पैतृक होता है और दूसरा सूत्र न्यूली सिंथेसाइज्ड या मैं कहूँ नया संश्लेषित डीएनए होता है। आप इस तरह से मान लीजिए। अर्थात आप कुछ यूं समझ सकते हैं कि ये एक डीएनए है, मान लीजिए एक डीएनए है, इससे जब दो डीएनए बनेंगे, जब भी बनेंगे इससे दो डीएनए बनेंगे, तो ये देखिए अर्ध संरक्षी प्रवृत्ति का मतलब एक सूत्र क्या है? पैतृक है, पेरेंटल है, और जो नया सूत्र आया है, मतलब जो दूसरा है वो नया सूत्र है। तो इसका मतलब ये होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी प्रवृत्ति की होती है। क्लियर है? पहली बात अर्ध संरक्षी प्रवृत्ति की होती है, ये बात किसने बताई थी? इसके बारे में या मैं कहूं इसकी अर्ध संरक्षी प्रवृत्ति के बारे में अर्ध संरक्षी प्रवृत्ति के बारे में
वॉटसन एवं क्रिक ने बताया था। किसने बताया था? वॉटसन एवं क्रिक ने बताया था। क्रिक ने बताया था। इसे प्रायोगिक रूप से मैथ्यू मेसलसन याद रखिएगा नाम, एवं स्टॉल ने बताया था, या इसे प्रायोगिक रूप से मैथ्यू मेसलसन एवं स्टॉल ने प्रमाणित किया। इसलिए इसे मेसलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ने प्रमाणित किया, पहली बात। फिलहाल हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बात आई है वो पहली बात तो ये है, और ये बार बार रिपीट होते रहेगी कि अर्ध संरक्षी प्रवृत्ति का होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। दूसरी बात आती है, देखिए ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, मैं बता दूं, इन्होंने ई कोलाई पर अपने प्रयोग किए थे। किस पर किए थे? इन्होंने अपने प्रयोग इस्चीरिया कोलाई, या जिसे आप ई कोलाई के नाम से जानते हैं, ई कोलाई पर किए थे। कब किए थे? 1958 में। ये भी ध्यान रखिएगा, कब किए थे? 1958 में। हालांकि एक वैज्ञानिक का नाम और आपको देखने को मिलेगा, क्या? टेलर नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग वीसिया फाबा, किस पे किए थे? वीसिया फाबा पर किए थे। ये भी याद रख लीजिएगा, किए थे, और इन्होंने भी 1958 में किया था। लेकिन फिलहाल हमें किस पर फोकस करना है? फिलहाल हमें मेसलसन एवं स्टॉल के एक्सपेरिमेंट पर फोकस करना है। ठीक है? किस पर प्रयोग किए थे? सबसे पहली बात हमारे लिए ई कोलाई पर प्रयोग किए थे। किस पर किए थे? ई कोलाई पर प्रयोग किए थे। अब दूसरी बात आती, इन्होंने रेडियो आइसोटोप N15 को काम में लिया, N15 को प्रयोग में लिया। इन्होंने किसको काम में लिया? N15 को प्रयोग में लिया। याद रखिएगा, मैंने रेडियो एक्टिव नहीं बोला है या सक्रिय रेडियो एक्टिव नहीं बोला है, मैंने केवल बोला है रेडियो आइसोटोप। क्लियर है? ये क्या होता है N15? ये रेडियो आइसोटोप है। ये क्या है बच्चों? रेडियो आइसोटोप। और ये हैवी होता है। ये क्या होता है? हैवी होता है। जो सामान्य प्रारूप होता है वो N14 N14 होता है, वो अभी देख लेंगे हम। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट में किन किन चीज़ों को काम में लिया। तो N15 को काम में लिया। एक शब्द, मतलब एक पॉइंट और आपको याद रखना चाहिए, और वो पॉइंट क्या है कि इन्होंने किसका प्रयोग किया था? इन्होंने सीजियम क्लोराइड, किसका? सीजियम क्लोराइड का भी प्रयोग किया था। ये क्या है सीजियम क्लोराइड? ये याद रखिएगा बच्चों, ये ध्यान नहीं रहता कई बच्चों को कि ये क्या है, कहीं पूछ लिया जाए। वैसे सीजियम क्लोराइड तक का लेवल ही ठीक है, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए तो ये क्या है? ये जल में घुलनशील हैवी सोल्ट है। जल में घुलनशील क्या है? ये हैवी सोल्ट है। ये बातें अभी हमें एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले याद रखनी है। बाकी सारी बातें किस तरह से क्या है वो हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा
कि मैथ्यू मेसलसन और स्टोल ने 1958 में प्रयोग किए थे ई कोलाई पर, N15 का उपयोग में लिया और सीजियम क्लोराइड इन्होंने उपयोग में लिया। क्या प्रूव करने के लिए? ये प्रूव करना चाहते थे कि डीएनए रेप्लिकेशन अर्ध संरक्षी प्रवृत्ति का होता है या सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। आप ये याद रखिएगा। कुछ बातें और हैं वो भी हमें जान लेनी चाहिए। क्या? कि जैसे डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन ये होता कब है? सामान्य बिंदु है और ये हम पढ़ते भी हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस अवस्था में, एस प्रावस्था में। आपको पता है ना, इंटरफेस 3 उपप्रावस्थाओं में बटा हुआ रहता है, G1, S और G2। तो S जो सिंथेसिस स्टेज होती है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये बात आप याद रखिएगा कि होता कब है। दूसरी बात आप ये भी याद रखिए, अगर किसी कोशिका में ऐसा हो जाए, क्या हो जाए? डीएनए रेप्लिकेशन हो जाए और आगे उसमें सेल डिवीजन नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में वो पॉलीप्लॉइडी नेचर की यानी कि बहुगुणित स्थिति उत्पन्न कर देगी। क्या उत्पन्न कर देगी? बहुगुणित स्थिति उत्पन्न कर देगी। देखिए, ये वो सामान्य बातें हैं जो अगर आपको कोई पढ़ाते वक्त ना भी बताए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको उनको समझना पड़ेगा कि किस तरह से क्यों हो जाएंगी। हमने म्यूटेशन में भी बात की थी, तब भी मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से हो जाता है। मैंने कोल्चिका मोटम नेल से प्राप्त कोल्चिसिन के बारे में बताया था, तब भी आपको ये बताया था कि किस तरह से वो पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? एस प्रावस्था में होता है, और यदि कोशिका में कोशिका विभाजन ना हो तो ऐसी स्थिति में वह बहुगुणित या पॉलीप्लॉइडी प्रकृति की हो जाएगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे अब हम किसके बारे में बात करेंगे? इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। इसलिए आप अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान है। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? मेसलसन और स्टोल का एक्सपेरिमेंट समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या कंफ्यूजन होता है, जबकि बहुत आसान है। ये आसान है या टिपिकल है, ऐसा हम एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद बात करेंगे। तो आइए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट देखिए, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये मेसलसन और स्टोल का एक्सपेरिमेंट है, जो किस पर किया था इन्होंने? ई कोलाई पर किया था। ई कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है, इतना सा आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, बड़े आराम से सुनिएगा। सबसे पहली स्टेज जो आती है हमारे पास, हम इस पोजीशन में देख सकते हैं। पहली स्थिति ये है। पहली स्थिति में इन्होंने क्या किया? एक नॉर्मल डीएनए को, या मैं कहूं एक जीवाणु को, N15 जो क्या है? एक भारी समस्थानिक है। आपको पता है, मैंने इसीलिए पहले बताए हैं वो बिंदु। एक भारी समस्थानिक है, ऐसे माध्यम में संवर्धित करवाया। ऐसे माध्यम में क्या करवाया? संवर्धित क्या करवाया। आप आराम से सुनिएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान चीज है ये। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले क्या किया कि जो ई कोलाई है, या मैं कहूं एक डीएनए है, उस डीएनए को N15 युक्त, जो कि क्या है? एक भारी समस्थानिक है, माध्यम में संवर्धित करवाया। तो देखिए, ऐसा करवाने से N15 उस डीएनए में स्थापित हो गया। उस डीएनए में स्थापित हो गया। किसमें? नाइट्रोजन घटकों में स्थापित हो गया। तो आप ये याद रखिएगा, जो ये कलर है ये N15 युक्त डीएनए को शो करेगा या प्रदर्शित करेगा, लीड करेगा। याद रखिएगा, कौन? ये जो कलर है वो N15 को शो करेगा। ठीक है, ये बाद में बताऊंगा, पहले एक बार इसे समझ लीजिए। क्लियर है? चलूं आगे चलते हैं। अब जैसे ही अगले 20 मिनट में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, आप यूं समझ लीजिए कि डीएनए जब या ई कोलाई रेप्लिकेट करके 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, तो 2 डीएनए सैंपल हमारे पास आ जाते हैं। तो 2 डीएनए सैंपल में जब हम देखते हैं, तो ये जो हम करवा रहे हैं, एक बार एक डीएनए को लेते हैं या एक बार एक ई कोलाई को लेते हैं। ई कोलाई जीवाणु को N15 यानी कि भारी समस्थानिक युक्त माध्यम में संवर्धित करवाने के पश्चात जब उसमें N15 स्थापित हो जाता है तो स्थिति कुछ ऐसी होती है। इसे हम यहाँ इस कलर से समझ सकते हैं कि N15 युक्त डीएनए कुछ ऐसा होता है। क्लियर? इसके बाद जब बैक्टीरियल सेल क्या करेगी? मल्टीप्लिकेशन करेगी, गुणन करेगी, तो 1 से 2 कोशिकाएं बनेगी। कितने मिनट में? 20 मिनट में। कितने मिनट में बच्चों? 20 मिनट में 2 कोशिकाएं बन गई। 2 कोशिकाएं बन गई अर्थात 2 डीएनए सैंपल आपके पास आ गए। जो 2 डीएनए सैंपल जब देखते हैं, जब लेकिन ये स्थापित करवाने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार स्थापित करवाने के बाद आगे हम अब इसे सामान्य माध्यम में ही संवर्धित करवाएंगे। जब सामान्य माध्यम में संवर्धित करवाया तो क्या हुआ कि ये तो पहले से N15 युक्त डीएनए थे।
अब जो दूसरा डीएनए आया है हमारे पास, जो दूसरा, ये कौन है? ये दोनों को दोनों N15 है, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? N15 है। कैसे हैं बच्चों? ये N15 है, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये कौन सा है? ये N14 युक्त डीएनए है, लिखा हुआ है N14 युक्त डीएनए। क्लियर? ये कैसा है? N14 युक्त डीएनए है। ये कैसा है बच्चों? N14 युक्त डीएनए है, याद रखिएगा। ये N14 युक्त, आप सामान्य स्थिति में ये याद रखिए। क्लियर है? आगे बात समझ में, ये N15 है। आगे चलते हैं। अब फिर अगले 40 मिनट बाद आपको क्या प्राप्त होगी? ये प्रथम पीढ़ी है, ये जनरेशन कौन सी है? प्रथम। अब 40 मिनट बाद जनरेशन कौन सी आएगी? द्वितीय। 40 मिनट बाद अब 2 से 4 हो जाएंगे, तो 2 से 4 में अगर हम देखें तो 2 से 4 में जब हम देखते हैं तो इसमें जो कलर आता है, आप इसे एक सिंपल डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप स्वयं निर्मित डायग्राम से देखिए। आप देखिए कि ये एक डीएनए है, क्योंकि उसमें कलर का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आप इसे समझिए। ये एक डीएनए है, ये कैसा है? ये N15 युक्त डीएनए है। आप बड़ी आसानी से समझिए, ये कैसा है? N15 युक्त डीएनए, ठीक है। अब ये कहां से आया? ये आपके समझ में आ जाना चाहिए, ये कहां से आया है। ये आया है, हमने एक डीएनए लिया है, हमने एक इकोलाई लिया है। देखिए इस डायग्राम में क्या है, कुछ जगह मिसमैच है, इसलिए मैंने इस डायग्राम को काम में लिया है कि हमने एक डीएनए लिया, हमने एक इकोलाई ली, एक जीवाणु लिया जिसे N15 युक्त संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवाया। ऐसा करवाने से उस माध्यम में उपस्थित भारी रेडियो आइसोटोप, या मैं कहूं भारी समस्थानिक, उस डीएनए में स्थापित हो गया। अर्थात अब वो डीएनए कैसा है? N15 युक्त है हमारे पास। इसके पश्चात इस सेल को एक सामान्य माध्यम में संवर्धित करवाया। सामान्य माध्यम में संवर्धित करवाया तो हमारे पास 2 डीएनए आते हैं। कितनी देर बाद आते हैं? 20 मिनट। कितनी देर बाद आते हैं बच्चों? 20 मिनट बाद आते हैं। अब 20 मिनट बाद आते हैं तो स्थिति कैसी होती है? स्थिति कुछ ऐसी होती है, ये देखिए, स्थिति कुछ ऐसी होती है, और दूसरा डीएनए आपके सामने आ जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए। अब इसमें क्या नजर आ रहा है? इसमें नजर ये आ रहा है हमें, इसमें नजर हमें ये आ रहा है बच्चों कि सर ये कौन है? ये N15 युक्त डीएनए है। ये कौन है? ये N15 युक्त डीएनए है, N15 युक्त डीएनए है। अब जो नया डीएनए बना है हमारे पास, ये दोनों ये कैसे हैं? ये N14 युक्त डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये फर्स्ट जनरेशन है। ये कैसी है? ये फर्स्ट जनरेशन है। ये क्या है बच्चों? फर्स्ट जनरेशन है। अगर फर्स्ट जनरेशन में देखिए, इसे हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं। क्लियर है? देखिए, अब अगर हम आगे चलते हैं तो आगे क्या स्थिति देखने को मिलेगी? देखिएगा, आगे स्थिति कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। अब ये भविष्य में ये 2 स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से प्राप्ति होगी। क्या प्राप्ति होगी? देखिएगा आप।
ये देखिए, अब ये कौन सी पीढ़ी आ गई हमारे पास? ये आ गई सेकंड जनरेशन। अगर इसमें देखें तो इसमें क्या प्रतीत हो रहा है हमें, या क्या दिखाई दे रहा है? इसमें अगर देखते हैं तो ये दो तो क्या है, ये दोनों, ये N14 युक्त डीएनए, ये दोनों, एक तो ये और एक ये। जबकि ये दोनों क्या है, ये आपको पता है ये N15 युक्त है, ये कैसा है? N15 युक्त डीएनए। और ये कैसा है? ये भी N15 युक्त डीएनए। ये कौन है? ये N14 है। ये कैसा है? N14 है। देखिए, मैं जो समझाना चाहता हूं उसे समझिएगा। अब कई बच्चों को लग रहा होगा कि ये इसकी कॉपी, ये इसकी कॉपी बिल्कुल नहीं है। पहले तो ये दिमाग में फिट कर लीजिए, हुआ क्या है, ये दोनों सूत्र अलग अलग हुए हैं, यानी कि एक ये कलर अलग हुआ है और एक ये रेड कलर अलग हुआ है। इसके बाद में जो नया डीएनए बना है, ये कौन है? ये न्यू स्ट्रैंड है। ये देखिए, ये न्यू स्ट्रैंड है इसमें, और इसमें भी न्यू स्ट्रैंड है। ये देखिए, ये न्यू स्ट्रैंड है, ये न्यू स्ट्रैंड है। बात समझ में आ गई क्या? तो ऐसे ही जब ये दोनों अलग होंगे तो एक तो ये हो गया, पहले मैं समझा रहा हूं, एक तो ये हो गया, ये वाला, ठीक है, ये रेड वाला, ये कोई सा भी मान लीजिए, ये रेड है, ये रेड है। इसके बाद में जो नया डीएनए बनेगा वो तो N14 युक्त ही बनेगा, क्योंकि ये N14 का मतलब है सामान्य, ये ध्यान रखिएगा, ये सामान्य बन गए। तो ये दो सामान्य हैं और दो पैतृक हैं। इसी प्रकार से नीचे भी ऐसा ही हुआ है। और ये कितने मिनट में हुआ है ये भी आप समझ लीजिए। ये सारा गेम अब 40 मिनट में हुआ है। कितनी देर में हुआ है बच्चों? ये 40 मिनट में हुआ है, 40 मिनट। अब ये बार बार हम ये मिनट क्यों मेंशन कर रहे हैं, तो आप ये भी जान लीजिए कि ई कोलाई का गुणनकाल कितना होता है? 20 मिनट होता है। कितना होता है? 20 मिनट होता है। तो ये यही कारण है कि 20, 40, 60, 80, 100 जितनी पीढ़ियां आप लेकर जाना चाहते हैं लेकर जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो हम इससे और क्या समझ सकते हैं? हम इससे ये भी समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं वो भी देख लीजिए, कि हमेशा याद रखिए आप, किसी में अगर 100% डीएनए है, किसी में अगर 100% डीएनए है, क्या है? 100%, तो आगे कितना रहेगा? 50%। आगे कितना रहेगा? 25%। आगे कितना रहेगा? 12.5%। 12.5%। तो इस तरह से आधा तो होता है नया और आधा होता है पैतृक। ये यहां के संदर्भ में बात चल रही है, यहां से कैलकुलेट करें तो यहां तक पहुंचेंगे। वैसे हर पीढ़ी के लिए 50% चलेगा। एक अगर 2 पीढ़ियों के बारे में बात करेंगे तो हर पीढ़ी को नया मान के बात करेंगे, तब तो 50% वाली बात सही है। लेकिन अगर कोई एक पीढ़ी बोले, एक जनक ले और उससे कोई तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, उस परिस्थिति में ऐसा आएगा। बात समझ में आ गई क्या? 100, 50, 25, 12.5% ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम इसमें देखते हैं तो ये चीज़ें हमारे सामने आ गई। अब कुछ बातें आप जान लीजिए। इसे और क्या कहा जा सकता है? इसे कहा जा सकता है, ये दोनों के दोनों क्या है? हाइब्रिड डीएनए। ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों के दोनों हाइब्रिड डीएनए हैं। ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों? हाइब्रिड डीएनए है। ये हैं हाइब्रिड डीएनए। क्या है ये? हाइब्रिड डीएनए। अब देखिए कुछ बातें करते हैं। ये बातें आपके समझ में आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये ऐसा हुआ कैसे? ऐसा हुआ कैसे? तो वो भी देख लीजिए आप एक बार कि ये हुआ कैसे।
देखिए आपने डायग्राम में कई बार ये चीजें देखी होंगी, ये देखिए, ये 3 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मेसलसन और स्टोली एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो डीएनए को पृथक करना चाहते थे, पता लगाना चाहते थे कि कितने सूत्र कैसे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक अपकेंद्रण विधि को काम में लिया। अपकेंद्रण विधि के लिए उन्होंने सीजियम क्लोराइड काम में लिया। किसको काम में लिया? सीजियम क्लोराइड को। ठीक है, सीजियम क्लोराइड मैं आपको बता चुका हूं, ये जल में घुलनशील एक भारी लवण होता है। जब इसमें डीएनए को रखा जाता है और अपकेंद्रण करवाया जाता है तो अपकेंद्रण करवाने पर हमेशा भारी डीएनए सूत्र बॉटम में, हल्के ऊपर की तरफ, और हाइब्रिड डीएनए हमेशा बीच में सेटल डाउन होते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि केवल और केवल कैसे थे? N15 युक्त डीएनए थे। कौन से थे? N15 युक्त डीएनए। जब इनका सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब इनका अपकेंद्रण करवाया जाएगा तो कहां पर सेट हुए हैं? ये टेस्ट ट्यूब में, परख नली में, बॉटम में, पेंदे में सेट है। कहां पर है? पेंदे में सेट है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? भारी होता है। कौन? N15। ये बात क्लियर है? N15 क्या है? भारी है। ये बात आप याद रखिएगा। अब इसमें आते हैं। अब इसमें N14 भी और N15 भी है, यानी कि ये क्या है? एक हाइब्रिड डीएनए है। ये कैसा है? हाइब्रिड या संकर भी कह सकता हूं। तो ना तो ये हल्का है और ना भारी वर्तमान में, तो ये बीच में सेटल डाउन हुए हैं। जब आगे चलते हैं तो इनको सेपरेट किया तो कुछ भारी थे, मतलब मध्यम में ही है, तो ये हल्के इधर आएंगे और भारी इधर आएंगे, तो ये यहां पर सेट हो गए। क्लियर है? या आप सिंपल भाषा में बात करिए, मैं इतना आपके लिए कॉम्प्लेक्स करता ही नहीं हूं। अगर इसकी जगह हटाकर आप ये करें तो आप ये मान के चलिए कि ये बॉटम में है, ये कहां पर है? बीच में। तो ऐसी स्थिति में भारी आ जाएंगे नीचे, यहां पर आ जाएंगे। अगर यहां पर बात करें हम तो ये मान के चलिएगा जो हैवी होंगे, हैवी कौन से कलर से शो किए हैं हमने? हैवी इससे शो किए हैं। ठीक है, हैवी जो होंगे वो यहां पर सेट होंगे, हैवी जो होंगे वो बॉटम में सेट होंगे, और जो लाइट होंगे वो कहां पर सेट होंगे? जो लाइट होंगे वो ऊपर सेट होंगे, अपर पार्ट में। तो कुल मिला के हम इस तरह से समझ सकते हैं इसे कि अगर यहां पर फोर्स के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आप कुछ इस तरह से इसे देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? देखिए, ये हैवी है। सबसे पहले इसी को देखते हैं। तो हैवी कहां पर सेट होंगे? पहले 3 ये बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, वर्तमान में अगर देखेंगे तो ये हैवी है, तो हैवी कहां पर सेट होंगे? हमेशा बॉटम में सेट होंगे। कहां पर सेट होंगे? बॉटम में। ये कौन है? ये N15 युक्त है। ये कौन है? ये N15 युक्त है। N15 यानी कि भारी। ठीक है, ये कहां पर सेट हो रहे हैं? याद रखिए, ये पेंदे में सेट हो रहे हैं, बॉटम में सेट हो रहे हैं। कहां पर हो रहे हैं? क्या करवाने पर? अपकेंद्रण करवाने पर। क्या करवाने पर? अपकेंद्रण करवाने पर। ठीक है, ये कहां है? ये पेंदे में सेट हो रहे हैं, बॉटम में, या मैं कहूं नीचे की तरफ। ठीक है, अगर आगे चलते हैं तो मिक्स डीएनए, हाइब्रिड डीएनए, तो ये कहां पर सेट होंगे? ये सेट होंगे कहां पर? ये मिडिल में सेट होंगे। ये देखिए, ये कौन है? ये हैवी, या मैं कहूं मिक्स डीएनए। ये कौन है? मिक्स डीएनए या हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, अगर तीसरी स्थिति को देखते हैं तो तीसरी स्थिति में हमारे सामने क्या आता है? तीसरी स्थिति में हमारे सामने यह आता है कि जो हैवी होंगे, जो हैवी होंगे वो यहां पर आएंगे, जो हैवी होंगे वो यहां पर आएंगे, और
जो लाइट हैं वो ऊपर आएंगे, जो लाइट हैं वो कहाँ जाएंगे, ऊपर आएंगे। ये देखिए लाइट कौन है, ये दोनों लाइट। और अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों कैसे हैं, इन दोनों की बात करें तो ये दोनों कैसे हैं, मिक्स्ड हैं। तो मिक्स यहां पर आ सकते हैं बीच में, कहां पर आ सकते हैं, बीच में आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे बच्चों, बीच में आ जाएंगे। तो ये बीच में आ जाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से हम क्या समझ सकते हैं, इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि डीएनए अर्धसंरक्षी प्रवृत्ति का होता है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। या हम बहुत आसान तरीके से बात कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल सिंपल वे में बात कर रहे हैं कि देखिए हमने ये देखा है कि सर एक डीएनए लिया जिसको N15 से हमने क्या किया है, स्थापित किया है मेसेल्सन स्टॉल ने। उसके बाद में इसे सामान्य माध्यम में संवर्धित करवाया तो ये डीएनए सूत्र दोनों अलग हो गए और नए सूत्रों का निर्माण कर लिया इन्होंने। कैसे किया वो आगे देखेंगे मैकेनिज्म। फिलहाल आपको इतना सा समझना है कि एक डीएनए सूत्र जब रेप्लिकेशन करता है तो उसके दोनों सूत्र पृथक हो जाते हैं और उनके सामने नया सूत्र बनता है। ये बात हम समझाना चाहते थे। तो समझाने के लिए मेसेल्सन और स्टॉल ने क्या किया, N15 स्थापित किया ताकि हम उसे अलग करके ये बता सकें कि देखिए ये तो नए हैं और ये पुराने हैं, अदरवाइज ये प्रक्रम तो चल ही रहा था पहले से। तो इन्होंने पहला काम इसीलिए किया है। आप इस चीज को समझिए कि ये प्रक्रिया तो चल तो पहले से ही रही थी, फिर ये कलर वलर यूज करके क्यों समझाया जा रहा है, ये इसलिए समझाया जा रहा है कि आप इसे पृथक करके समझ सकें कि वास्तविकता में नया सूत्र जो बना है वो पूरा का पूरा नया नहीं है। एक से दो सूत्र बन रहे हैं तो उसमें एक तो पैतृक सूत्र है और एक नया सूत्र बन रहा है, एक सूत्र का निर्माण हो रहा है प्रत्येक डीएसडीएनए में। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है। तो वो यही समझाना चाहते थे। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि इसकी दूसरी प्रतिलिपि जब भी बनती है तो प्रतिलिपि जब भी बनेगी तो प्रतिकृतिकरण के द्वारा बनती है। और प्रतिकृतिकरण कैसे हो रहा है, ये दोनों सूत्र अलग हो गए, नए रेड कलर के सूत्र का निर्माण हुआ है जो कि एक सामान्य है। सामान्य क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हम एक बार N15 स्थापित करवाने के बाद इसे N14 सामान्य संवर्धन माध्यम में ही संवर्धित करवा रहे हैं, इसलिए नया सूत्र ऐसा आ रहा है। बात खत्म, क्लियर है। मतलब रेडियो आइसोटोप का उपयोग ही सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आप सूत्रों को पृथक करके समझ सकें। अब इसी को अगर सामान्य संवर्धन माध्यम में आगे और संवर्धित करवाया जाए तब क्या होगा, ये चारों सूत्र अलग हो जाएंगे। कैसे अलग हो जाएंगे, देखिए ब्लू कलर अलग हो जाएगा, रेड कलर अलग हो जाएगा, हो गया। अब नया सूत्र कौन से कलर का बनेगा, N14, मतलब N सामान्य का कौन सा रंग है, रेड, तो दोनों रेड बन गए। समझ में आ रही होगी। देखिए ये दो सूत्र हैं, एक ब्लू सूत्र है, देखिए ये दो सूत्र हैं, इसमें एक N15, ये N15 है, ये पैतृक है, और ये दूसरा रेड जो उसी में पैतृक है, मान लीजिए वो ये पैतृक है। अब नया सूत्र जो बना है वो नए सूत्र कौन कौन से हैं, वो नए सूत्र बेटा, नए सूत्र ये हैं दोनों, नए सूत्र ये हैं दोनों, ये दोनों नए सूत्र हैं। सेम इसी प्रकार से इधर प्रक्रिया हुई है। क्या हुई है कि ये दोनों हैं, इन दोनों में अगर चेक करें तो इन दोनों में चेक करते हैं, इन दोनों में, तो ये ब्लू कलर का जो सूत्र है, ब्लू कलर का सूत्र देखिए, ब्लू कलर का अलग हो गया तो ब्लू कलर N15 है, मैंने कहा है, तो ये पैतृक सूत्र है। ये कौन सा है, पैतृक सूत्र है, ये पैतृक सूत्र है। दूसरा ये पैतृक सूत्र है। नया सूत्र बना जो कौन सा है, नया सूत्र बना जो नया सूत्र ये है, नया सूत्र ये है। अब आपके समझ में आई कि किस तरह से बन रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए, इधर देखें ये N15 है, N14 है, अब आगे की ये सेकंड जनरेशन आ गई। अब देखिए अगर आपसे इनका कोई अनुपात पूछ ले, क्या पूछ ले, अनुपात पूछ ले, सुनिएगा आराम से, अनुपात पूछ ले। इस चित्र को देख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर फिर भी किसी को डाउट है वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें। फिर भी मैं एक बार अंतिम प्रयास और कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम ये पढ़ना चाहते हैं कि डीएनए में अर्धसंरक्षी प्रवृत्ति होती है, यानी कि डीएनए की जब भी नई प्रतिलिपि बनती है, प्रतिकृतिकरण होता है, तो हमेशा प्रत्येक प्रतिलिपि में
प्रत्येक कॉपी में एक डीएनए तो पैतृक होता है, एक सूत्र, और एक सूत्र नया बनता है। हम ये समझना चाहते हैं। अब इसे समझने के लिए जब भी कॉपी बनेगी तो दूसरी बन जाएगी, लेकिन इसे हम कैसे समझे, इसलिए मैसेल्सन और स्टोल ने क्या किया, उन्होंने बोला या उन्होंने क्या किया कि एक N15 युक्त माध्यम लिया। N15 एक भारी रेडियो आइसोटोप है, ठीक है। तो उन्होंने इसे चिन्हित, मतलब या मैं कहूं इससे N15 के संवर्धन माध्यम में इसे ग्रो संवर्धित करवाया, तो N15 इस डीएनए में स्थापित हो गया। इसके बाद इसे बाहर निकाल लिया। अब इसे सामान्य संवर्धन माध्यम में संवर्धित करवाया। जब सामान्य संवर्धन माध्यम में इस इकोलाई को संवर्धित करवाया तो एक जीवाणु कोशिका से 2 जीवाणु कोशिकाएं बनी, यानी कि उनमें 2 डीएनए आए। 2 डीएनए को जब चेक किया गया तो दोनों के दोनों डीएनए कैसे थे, हाइब्रिड नेचर के थे। कैसे थे, हाइब्रिड नेचर के। हाइब्रिड नेचर का मतलब उनमें एक सूत्र तो था N15 का और एक सूत्र था N14 का। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा डीएनए जो हमने काम में ले रहे हैं स्टार्टिंग में वो तो N15 का है। अगर इसकी दूसरी ये एक रहती है और दूसरी नई कॉपी अलग से बनती है तो दोनों N14 के होने चाहिए थे, मतलब ये दोनों N14 वाले होने चाहिए थे, ये दोनों N15 होने वाले होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब प्राप्ति हुई तो दोनों डीएनए में, दोनों कॉपियों में एक डीएनए में तो भारी था, एक डीएनए में दोनों डीएनए में एक सूत्र भारी एक हल्का, एक सूत्र भारी एक हल्का था। यानी कि एक N15 है एक N14 है, एक N15 है एक N14 है। मतलब ये हुआ कि ये दोनों पृथक हुए हैं और फिर इनके सामने नया सूत्र बना है, इसलिए इसे बोला गया कि अर्ध संरक्षीय प्रवृत्ति है। एक नया एक पुराना, एक नया एक पैतृक, एक नया एक पैतृक, ये चल रहा है। अब आप सोच रहे हैं ऐसे सेट आगे क्यों नहीं आ रहे। देखिए ये बातें तब समझ में आएंगी जब आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा आगे, अरे होगा कैसे, हम संवर्धन माध्यम सामान्य तो काम में ले रहे हैं, तो अब जितने भी बनेंगे वो N14 वाले ही बनेंगे। आगे ही बात समझ में, तो N14 वाले बनेंगे तो आप देखिए ये दोनों अलग हो गए, मैंने बताया आपको, ये पैतृक है ये पैतृक है, ये और ये पैतृक है, ये दोनों नए हैं, नए संश्लेषित हैं। आगे ही बात समझ में, आगे चलते हैं तो इसी प्रकार से ये पैतृक है ये पैतृक है, ब्लैक कलर वाले दोनों नए हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। तो अगर इसमें हम देखें तो अगर इन सूत्रों को आगे आप जितने बार लेते चलते जाएंगे आपको डीएनए की अर्ध संरक्षीय प्रवृत्ति समझ में आती चली जाएगी। आपको इतना सा याद रखना है और कोई आपको खास बात याद नहीं रखनी है। ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन है, आपको ये बातें याद रखनी है। 50-50, अब इसमें देखें तो कितना आ रहा है, 50-50 आ रहा है प्रतिशत। देखें या मैं कहूँ 50-50 क्यों, ये इसमें अगर आप देखेंगे तो ये भी एक 50% पैतृक है, 50% क्या है इसमें, 50% तो पैतृक है, 50% नया सिंथेसाइज्ड है। आप इस तरह से जब इसको बार बार देखेंगे तो ये सूत्र आपके सामने आते चले जाएंगे। अब इसमें 4 सेट हैं, इसके आगे भी लेकर जा सकते हैं। ये सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन आ सकती है, फोर्थ जनरेशन आ सकती है। ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी और हर बार आधा होता रहेगा। मतलब यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 हैं, उसके आगे 8 बनेंगे, उसके आगे 16 बनेंगे। टाइम वही चलता रहेगा, 20, 40, 60, 80, 100। क्यों? क्योंकि बता दिया मैंने, ई कोलाई का जो गुणनकाल होता है वो कितना होता है, वो 20 मिनट होता है, इसलिए 20 मिनट का रेशो चलता है। ये कैसे अलग करेंगे मैंने आपको बताया। इसका अलग करने का तरीका है अपकेंद्रण विधि द्वारा। अपकेंद्रण विधि में जब भी इसको और उसको अपकेंद्रण करने के लिए मैंने बताया सीजियम क्लोराइड काम में लेते हैं। सीजियम क्लोराइड एक जल में घुलनशील भारी लवण होता है। उसमें जब डीएनए को रखा जाता है तो ये भारी था, इसलिए इसके बॉटम में सेट हुआ, पैंदे में सेट हुआ, नीचे की तरफ सेट हुआ। ये मिक्स थे, यानी कि भारी भी था और हल्का भी था, इसलिए बीच में सेट हुआ। इसमें अगर देखें तो ये 2 तो हैं कैसे, हाइब्रिड डीएनए। 2 तो कैसे हैं, हाइब्रिड डीएनए, और 2 कैसे हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। तो ये तो हाइब्रिड डीएनए है, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है। आगे ही बात समझ में, यानी कहने का मतलब भारी बॉटम में होगा, हल्का ऊपर की तरफ होगा, हाइब्रिड डीएनए दोनों के बीच में होगा। तो देखिए ये बॉटम में है क्योंकि भारी है, ये हाइब्रिड है इसलिए बीच में हुआ है, ये हल्के हैं इसलिए ऊपर की तरफ है, ये हाइब्रिड है इसलिए बीच में सेट हुए। ये प्रक्रिया आगे इसी प्रकार से चलती रहेगी। ठीक है, आई होप आपको ये डीएनए जो रेप्लिकेशन चल रहा है ये समझ में आया होगा कि डीएनए की प्रकृति कैसी होती है, अर्ध संरक्षित प्रकृति की होती है। ये बात किसकी की हमने, डीएनए के प्रतिकृति या डीएनए के रेप्लिकेशन की। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है, वो अलग बिंदु है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा, ठीक है। आप इसे वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि अगर मैं इससे संबंधित और बातें मैंने की ना तो मेरे को लगता है आपको थोड़ा परेशानी या कठिनाई महसूस होगी। इसलिए आगे बात करेंगे। आगे बात किस संदर्भ में करेंगे? जब आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा, आई मीन ये प्रक्रिया समझ में आ जाएगी, तो हम इस पर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जैसे 50:1:1 अनुपात आएगा, 1:3 अनुपात आएगा, 1:7 अनुपात आएगा पीढ़ियों के अनुरूप, लेकिन उस अनुपात में अभी मैं आपको नहीं लेके चलता। आप एक बार इसे समझिए, अच्छे से समझिए कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। फिर आगे हम किसके बारे में बात करेंगे? आगे हम इसके क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम आगे चलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म में, कि डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि होती कैसे। तो आइए आगे हमारा बिंदु है डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। कौन सा बिंदु आता है? डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म, या मैं कहूँ मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन या मैं कहूं डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि। डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि। देखिए, जो डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है इसमें बहुत सारे एंजाइम काम में आते हैं। क्या? डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि में बहुत सारे एंजाइम काम में आते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? बहुसम्मिश्र एंजाइम। क्या कहते हैं इसे? या बहु एंजाइम सम्मिश्र कहते हैं इसे। इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि में बहुत सारे एंजाइम काम में आते हैं। एंजाइम काम में आते हैं। इसलिए इसे बहु एंजाइम सम्मिश्र, या मैं कहूं मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। कुछ जगह आपको रेप्लिसोम भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या मिल सकता है? रेप्लिसोम। याद रखिएगा ये वर्ड, रेप्लिसोम भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है बच्चों, क्या मिल सकता है? रेप्लिसोम भी लिखा हुआ मिल सकता है। याद रखिएगा इस वर्ड को भी। इनमें से जैसे कुछ एंजाइमों की बात करते हैं, इनमें से कुछ एंजाइम निम्न हैं। इनमें से कुछ एंजाइम निम्न हैं। देखिए, पहला जो एंजाइम है वो आता है हेलिकेज। दूसरा जो एंजाइम है वो आता है एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं इसे। तीसरा जो आता है वो है टोपोआइसोमरेज, जिसे गाइरेज भी कहते हैं, गाइरेज एंजाइम भी कहते हैं। याद रखिएगा। चौथा एंजाइम जो आता है वो आता है आरएनए प्राइमर
या आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर। पांचवा जो एंजाइम आता है वो आता है डीएनए पॉलीमरेज, और छठा जो एंजाइम आता है वो आता है लाइकेज। देखिए ये क्या है, ये डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान काम में आने वाले एंजाइम्स हैं। ये क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले एक बार मैं वर्बली बता देता हूं, फिर प्रक्रिया में क्रिया विधि में एक बार फिर से हम दोबारा से इनके कार्यों को समझ लेंगे। पहली बात करते हैं हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम वो होता है जो डीएनए को पूरी साइड से खोलता है। किस साइड से खोलता है? ORI साइट। ये कौन सी साइट होती है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए में उपस्थित वही स्थल जहां से प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होता है, उन स्थलों को क्या कहा जाता है? ओरी साइट्स कहते हैं, ओरी स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरी स्थल। आराम से समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूं। इनको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट कहा जाता है, मतलब प्रतिकृतिकरण के उद्भव स्थल इन्हें कहा जाता है। ये डीएनए में मौजूद होते हैं, पहले से ही मौजूद होते हैं, इन्हें ओरी स्थल कहते हैं। और हेलिकेज जो एंजाइम होता है, वो हेलिकेज एंजाइम हमेशा क्या करता है? इन स्थलों से ही क्या करता है? इनको खोलने का काम करता है। इसलिए कुछ जगह आपको हेलिकेज के बारे में अनवाइंडेज एंजाइम भी लिखा हुआ मिल सकता है। ऐसा एंजाइम जो कुंडलीकरण को खोलता है, अकुंडलन उत्पन्न करता है, क्या लिखा हुआ मिल सकता है? अनवाइंडेज एंजाइम लिखा हुआ मिल सकता है। अब देखिए दूसरी बात आती है एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या काम करती है? जब डीएनए खुल जाता है, ओरी स्थल से खुल जाता है, तो डीएनए में क्या होता है? कोइलिंग नेचर होता है। क्या होता है? कोइलिंग नेचर, मतलब कुंडलन करने की प्रवृत्ति होती है। तो एसएसबी प्रोटीन जहां से खुलते हैं वहां जाकर जुड़ जाती है और उसको पुनः कुंडलन को रोकती है, या पुनः दोबारा कुंडलित होने से रोकती है। डायग्राम देखेंगे तब अच्छे से समझ में आ भी जाएगा आपको। क्लियर है? दोबारा कुंडलन होने से रोकती है। ठीक है। टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज का मतलब क्या? देखिए आप यूं समझिए कि ये एक तरह से ये डीएनए है। अब ये डीएनए जैसे 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 मान लीजिए यहां से ओपन होता है, यहां से ओपन होता है, तो जो ऊपर का डीएनए होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स, मतलब काफी इस तरह से टेंशन में आ जाता है। क्या आ जाता है? टेंशन में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में टोपो आइसोमरेज इसके तनाव को, किसको? तनाव को कम करता है और इसे किस में लेकर आता है? सामान्य स्थिति में लेकर आता है। किस में लेकर आता है? सामान्य स्थिति में। कार्य याद होनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीएनए को खोलने का काम करता है, ये पुनः कुंडलित होने से रोकता है, ये तनाव को कम करता है। आरएनए प्राइमर या आरएनए पॉलीमरेज वो होते हैं। आरएनए प्राइमर होते क्या? आरएनए प्राइमर आरएनए के या छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स के खंड होते हैं। ये क्या करते हैं? ये डीएनए के सूतक पर जाकर लगते हैं। कहाँ? डीएनए टेम्पलेट पर जाकर लगते हैं। अब दो बातें याद रखिएगा। आरएनए प्राइमर हमेशा 3' एंड पर जाकर लगते हैं। पहली बात तो ये, पहली बात कौन सी? 3' एंड पर लगते हैं। या इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूं कि आरएनए प्राइमर हमेशा आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो स्वयं के 5' से 3' की तरफ बढ़ते हैं। बात एक ही है, आप समझ जाएंगे अभी। डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रकार का होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें डीएनए पॉलीमरेज सेकंड इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट कौन होते हैं? डीएनए पॉलीमरेज प्रथम और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है वो इस पूरी प्रक्रिया का मेन एंजाइम है, जो कि नए डीएनए सूत्र का संश्लेषण करता है। डीएनए प्रथम होता है जो क्या करता है? अभी आप समझेंगे, इसमें एक लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, उसके गैप्स को फिल करने का काम करता है। डीएनए में जो रिक्त स्थान होते हैं बीच बीच में, उनको भरने का काम करता है। इसलिए इसे मेन रिपेयर एंजाइम कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मेन रिपेयर एंजाइम कहा जाता है। अब बचा कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। हम पहले बात कर चुके हैं कि फर्स्ट और थर्ड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर फर्स्ट और थर्ड उपस्थित ना हो तो सेकंड प्रायोरिटी किसकी आती है? डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की। ये उनका काम करता है, उनकी अनुपस्थिति में काम करता है। लेकिन ये सिर्फ नॉलेज के लिए, वर्तमान में आपको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड का ध्यान रखना है, जिसमें मेन एंजाइम थर्ड है और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो एक मेन रिपेयर एंजाइम है। इसे कोनबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में कोनबर्ग ने सबसे पहले बताया था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। देखिए अब एक बार इस प्रक्रिया को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
देखिए ये एक डीएनए है, ये क्या है, एक डीएनए है। ये आप कुछ ऐसे मान के चलिए कि ये डीएनए कुछ इस तरह से था, ये डीएनए कुछ इस तरह से था, आप मान के चलिए इस तरह से था पूरा, या आप यूं मान के चलिए कि ये डीएनए कुछ इस तरह से था। ठीक है, आप यूं मान के चलिए कि ये डीएनए कुछ इस तरह से था। अब हम क्या समझाना चाहते हैं, हमने कहा कि सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है हेलिकेज एंजाइम। कौन आता है, हेलिकेज एंजाइम। तो देखिए आपके सामने हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर आ गया, और हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम डीएनए को उरी साइड से खोलता है। क्या करता है, हेलिकेज एंजाइम डीएनए को उरी साइड से खोल देता है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है बच्चों, डीएनए को, पहला एंजाइम कौन सा है, हेलिकेज। यह एंजाइम डीएनए को ओरी स्थल से ओरी साइट से खोलता है। अर्थात खोलता कैसे, आप खुद समझ सकते हैं, एच बॉन्ड्स को तोड़कर। पढ़ चुके हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर, ये डीएनए में पढ़ा दिया मैंने, क्लियर है। इसके लिए मैग्नीशियम आयन की भी आवश्यकता होती है, ये भी याद रखिएगा, अगर डीपली कोई पूछ ले तो इसके लिए मैग्नीशियम आयन की भी आवश्यकता होती है। और ओरीसाइट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, इनका मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि प्रतिकृति के उद्भव स्थल। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, क्या कहते हैं इन्हें कहते हैं प्रतिकृति के उद्भव स्थल। इन्हें क्या कहते हैं, प्रतिकृति के उद्भव स्थल। तो ये पहले एंजाइम के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है, तो ये काम हो गया। अब देखिए जैसे ही डीएनए यहां ऐसे था, मैंने आपको बताया ऐसे था, जैसे ही हेलिकेज एंजाइम इन्हें खोल देगा, तो अभी मैंने आपको बोला था कि डीएनए कुछ इस तरह का होता है, बार बार बना के दिखा रहा हूं आपको, डीएनए कुछ इस तरह का होता है। तो आप खुद सोचिए कि जब ये यहां से ओपन हो जाएगा, यानी कि अगर डीएनए कुछ इस तरह से हो जाएगा, मान के चलिए इस तरह से हो जाएगा, तो ये इतना आसानी से क्यों हो जाएगा, ये वापस कुंडलित होने की कोशिश नहीं करेगा, बिल्कुल कुंडलित होने की कोशिश करेगा। तो एसएसबी प्रोटीन क्या करती है, इनके जहां से ओपन हुए उन सिरों पर लग जाती है। ये एसएसबी प्रोटीन है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, और इसको दोबारा कुंडलित होने से रोक देती है, इसको दोबारा कुंडलित होने से रोक देती है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, बड़ी आसान सी बात कही है मैंने। एसएसबी प्रोटीन सिंगल स्ट्रैंडेड, क्या मतलब होता है इसका, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो क्या हो गया, वो कुछ ये हो गया कि दूसरे जो हम बात कर रहे थे वो होती है एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन कौन होती है, यह एकल रज्जु की, या मैं आप सिंपली कह देते हैं, यह डीएनए को पुनः कुंडलित होने से रोकती है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अब तीसरी बात आती है कि ये जब ओपन हो गया, आप खुद एक बार एक चीज सोचिए, एक रस्सी है जो इस तरह से है, अगर आप इसे खोलेंगे, इस तरह से खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे और पीछे से, तो क्या वो जो पीछे की तरफ जो कोइलिंग है, जो कुंडलन है, उस कुंडलन पर आपको कोई प्रभाव देखने को मिलेगा। एक रस्सी है,
लिपटी हुई आपस में, और यहां से हम खोल रहे हैं, ऐसे इस तरह से खींच रहे हैं, तो पीछे की तरफ जो कुंडलन है वो काफी टाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफी टाइट हो जाएगा। यानी कि मैं इसे कहना चाहता हूं कि यहां पर उसमें टेंशन उत्पन्न, तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कौन सा एंजाइम आता है? टोपोआइसोमरेज, और यहां पर उपस्थित इस तनाव को खत्म कर देता है। मैंने अभी 2 स्लाइड में पीछे बताया भी था कि टेंशन किस तरह से, कितना सघन हो जाएगा पीछे से। तो हम आगे चलते हैं, हम आगे क्या कहेंगे? टोपोआइसोमरेज। तीसरा कौन सा आता है बच्चों? टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज, इसे गायरेज के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। टोपोआइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज। अगर इसकी बात करें हम तो इसमें क्या होगा? यह क्या करता है? यह डीएनए में उत्पन्न तनाव को कम करता है, टेंशन को कम करता है, तनाव को कम करता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। इसकी बात हमने कर ली, इसकी बात हमने कर ली, इसकी बात हमने कर ली। अब आगे चलते हैं। ये ओपन हो गया, ठीक है। ओपन होने के बाद में क्या करता है? अब काम आता है आरएनए प्राइमर का। आरएनए प्राइमर क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड से निर्मित छोटे छोटे खंड हैं। ये क्या हैं? छोटे छोटे खंड हैं, जो क्या करते हैं? ये डीएनए के 3' एंड पर जाकर जुड़ते हैं। किस पर? 3' एंड पर। अब आप देखिएगा, ये डीएनए का 3' एंड है, ये डीएनए का 3' एंड है, और इधर डीएनए का कौन सा है? 5' एंड। इस डीएनए के, मूल डीएनए के, पत्रक डीएनए की बात कर रहा हूं। ये 3' एंड है और ये 5' एंड है, ये 5' है और ये 3' एंड है। तो इस 3' एंड पर, इस 3' एंड पर प्राइमर किधर लगा हुआ है? इधर लगा हुआ है, लगा हुआ है, और आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो मैंने क्या कहा? मैंने आपसे ये कहा कि जो आरएनए प्राइमर होते हैं वो हमेशा डीएनए के 3' एंड पर लगते हैं। या इसी चीज को कोई उल्टा कर ले, हमेशा नए सूत्र का निर्माण 5' to 3' होता है। तो बात देख लीजिए आप, अगर इधर आते हैं तो इधर देखिए, इधर ये 5 है, तो क्या प्राइमर इधर लग रहा है? नहीं लग रहा। प्राइमर इधर से लगता आ रहा है और बीच बीच में लग रहा है, पूरा एक सतत सूत्र नहीं बन पा रहा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो हम क्या बात करना चाहते हैं? हम आरएनए प्राइमर के बारे में लिखना चाहते हैं। आरएनए प्राइमर, ये क्या होते हैं? हमने कहा छोटे छोटे खंड होते हैं, तो स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं। यह डीएनए के 3' एंड पर या 3' पर लगते हैं, पर जुड़ते हैं। अब आप कहेंगे यहीं पर क्यों जुड़ते हैं? तो आप ये मान के चलिए कि इनके पास वहीं के लिए सूचना निहित होती है, इसलिए वहां पर जुड़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब हम इसमें देखते हैं तो हमने क्या देखा? ये जुड़ गए यहां पर। ये कौन है? प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर के बारे में बात हमने कर ली, इनके बारे में बात कर ली। ये देखिए स्थान स्थान पर लग रहे हैं, आरएनए प्राइमर 1, आरएनए प्राइमर 2, आरएनए प्राइमर 3। बात समझ में आ गई? ठीक है, हो गई बात, लग गई, हो गई। अब बात ये आती है कि जब ये लग जाते हैं तो इनके आगे कौन लेकर जाता है इनको? मतलब नए डीएनए का संश्लेषण कौन करता है? यहां पर आता है डीएनए पॉलीमरेज, यहां पर कौन आता है? डीएनए पॉलीमरेज। लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम वहां पर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? नेक्स्ट कौन सा आता है? डीएनए पॉलीमरेज। पांचवा कौन सा आता है? डीएनए पॉलीमरेज। तो ये क्या करता है? ये नए डीएनए सूत्र का संश्लेषण करता है। क्या करता है? नए डीएनए सूत्र का संश्लेषण करता है, पहली बात। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड प्रकार का।
ठीक है, आ गई बात समझ में। सेकंड का यहां पर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, समझिएगा मैं बोल रहा हूं उसके साथ, यहां पर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज जो प्रथम होता है, ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, गैप्स को भरता है, गैप्स को भरता है, गैप्स को भरता है। किसको अभी बता देंगे, गैप्स को भरता है। इसलिए कौन है, इसलिए ये मेन मुख्य रिपेयर एंजाइम है। याद रखिएगा, मेन रिपेयर एंजाइम, मेन एंजाइम नहीं बोला मैंने, मेन रिपेयर एंजाइम बोला है। थर्ड प्रकार की बात करते हैं, तो थर्ड प्रकार क्या करता है, कौन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का, डीएनए रेप्लिकेशन का मुख्य एंजाइम, मुख्य एंजाइम, मेन एंजाइम, जो नए डीएनए सूत्र का, जो नए डीएनए सूत्र का संश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है। ठीक है बच्चों, जो क्या करता है, नए डीएनए सूत्र का संश्लेषण करता है। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है इसकी, ये कौन है, तो मैंने आपको बता दिया इसका क्या रूल है। ये सामान्यतः कोई काम नहीं करता, लेकिन अगर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड अनुपस्थित हो तो ये क्या करेगा, रिपेयर का और संश्लेषण का काम करता है। ये सिर्फ जानकारी के लिए, वैसे इन दोनों के लिए आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए, ये हमारे ज़्यादा काम के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर आरएनए प्राइमर लग गया, इधर आरएनए प्राइमर लग गया स्थान स्थान पर, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आता है और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आकर इसके नए सूत्र का निर्माण करता है। और नए सूत्र का निर्माण हमेशा 5' से 3' या 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, 5 प्राइम से 3, 5 से 3 की तरफ होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखिए बीच बीच में यहाँ पर कौन है, ये गैप्स हैं, ये कौन है, गैप्स है। क्यों, क्योंकि ये छोटे छोटे खंडों में हुआ है। अब इधर जो डीएनए का नया सूत्र बना है वो तो एक सतत कंटिन्यूअस सूत्र है, वो कैसा है, सतत सूत्र है। लेकिन या जिसे मैं कहूं, इसे लीडिंग स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। इसे ये देखिए लिखा हुआ है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है। इधर जो बना है वो टुकड़ों में बना है, खंडों में बना है, इसलिए इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले ओकाजाकी ने बताया था, इसलिए इन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। अब देखिए बीच बीच में यहां पर गैप्स हैं, गैप्स हैं, ये गैप है, ये क्या है, गैप। तो डीएनए पॉलीमरेज, क्या, डीएनए पॉलीमरेज, यहां पर मैं लिख देता हूं, डीएनए पॉलीमरेज प्रथम इन गैप्स को भरता है, इन गैप्स को भरता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये डीएनए पॉलीमरेज केवल इन गैप्स को भरेगा तो यहां पर और खंड आ जाएंगे या और न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे। क्लियर है, न्यूक्लियोटाइड हमेशा कहां से लिए जाते हैं, कोशिका द्रव से लिए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हो गई बात सब। आगे यहां पर अब इन गैप्स को भरने का काम तो हो गया, जोड़ने का काम कौन करेगा, तो वो भी लिख देते हैं। लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। एक चीज जो हमने बोली है लेकिन लिखा नहीं हमने, आप देख लीजिए क्या है वो, ये इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, कॉर्नबर्ग, क्योंकि उन्होंने इसे संश्लेषित किया था भाई, इसलिए इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, एंजाइम भी कहते हैं। कृत्रिम रूप से यानी कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कॉर्नबर्ग एंजाइम। याद रखिएगा किसको, डीएनए पॉलीमरेज प्रथम को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पर। अब हमने बात की कि ये पहली बात तो कैसा हो गया, अर्ध संरक्षी हो गया। अब आप देख लीजिए, अब ये सूत्र अगर इसको देखें तो इसमें एक तो है पेरेंटल और एक है न्यू। अगर इसमें देखें तो इसमें एक तो है पेरेंटल, एक है न्यू। बाद में बिल्कुल रिफॉर्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इन गैप्स को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भर देगा और लाइगेज एंजाइम जोड़ देगा। जो बिल्कुल सतत खंड है उसे लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, जो टुकड़ों में बनता है उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। सतत रज्जु या असतत रज्जु, ये सतत है ये असतत है, ये समझ सकते हैं आप। आगे चलते हैं। दूसरा अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या ये द्विदिशीय है? बिल्कुल। एक तरफ जो सूत्र बन रहा है वो इस दिशा में बन रहा है, एक तरफ जो बन रहा है इस दिशा में बन रहा है, इसलिए द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है बच्चों? बाई डायरेक्शनल होता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। दोनों बातें मैंने आपको समझा दी। क्लियर है? चलें आगे। अब मैं लास्ट में एक बार इसे वापस रिवाइज कर रहा हूं कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है। देखिए, डीएनए मैकेनिज्म, डीएनए रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म है वो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। और इसमें अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लिविंग मॉलिक्यूल, जीवित अणु किसे माना जाता है, तो डीएनए जीवित अणु होता है। याद रखिएगा, क्यों? इस रेप्लिकेशन के गुण के कारण ही। अगर उल्टा पूछ लिया जाए डीएनए को एक जीवित अणु माना जाता है, क्यों? डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है और कुछ है, डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रवृत्ति होती है, इसलिए डीएनए को एक जीवित अणु भी कहा जाता है या माना जाता है। आगे बात समझ में किस तरह से कर रहा है। हमने कहा ये इसमें बहुत सारे एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे बहु एंजाइम सम्मिश्र या रेप्लिसोम भी कहते हैं। जैसे कुछ एंजाइम के बारे में हमने बात की, जैसे हेलिकेज है, टोपोआइसोमरेज है, एसएसबी प्रोटीन है, आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है और लाइगेज है। प्रत्येक डीएनए में ओरी स्थल पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में एक और यूकैरियोट्स में ये ओरी स्थल अधिक होते हैं। ओरी स्थल वो स्थल होते हैं जहां पर रेप्लिकेशन की क्षमता होती है या उद्भव स्थल होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण के उद्भव स्थल। तो हेलिकेज एंजाइम डीएनए को इन ओरी स्थलों से ही काटने की क्षमता रखता है, तो काट देता है। काटने के बाद जो डीएनए काटेगा, किसको तोड़ेगा? एच बॉन्ड्स को तोड़ेगा। मैं पीछे बता चुका हूं कि यहाँ पर जो एच बॉन्ड्स हो टूट जाते हैं। परिणाम स्वरूप डीएनए के सूत्र अलग हो जाते हैं। अब ये सूत्र अलग तो हो गए, लेकिन दोबारा कोइलिंग होंगे, क्योंकि ये कोइल्ड थे, मतलब कुंडलित थे, तो दोबारा पुनः कुंडलित होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जहां से अलग होते हैं वहां पर एसएसबी प्रोटीन आकर जुड़ जाती है और इन्हें पुनः कुंडलन होने से रोकती है। तो एसएसबी प्रोटीन का कार्य समझ में आ गया। अब ये कुंडल, जब ये अनकोइल्ड होते हैं, यानी कि इनमें विकुंडलन, मतलब ये कुंडलन खुल जाता है, तो ऐसी स्थिति में इनका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वहां पर टेंशन उत्पन्न हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो टोपोआइसोमरेज, जिसे गायरेज के नाम से भी जानते हैं, वो जाकर उस तनाव को कम करता है। क्लियर है? इसके बाद जो एकल स्ट्रैंड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है, वहां पर आरएनए प्राइमर लगते हैं। आरएनए प्राइमर हमेशा डीएनए के तो 5' पर, या मैं कहूं नए सूत्र के 3 to 5' पर लगता है, या वो सॉरी डीएनए के जो पुराना है उसके 3' पर लगेगा और नए सूत्र का निर्माण हमेशा 5 to 3 होगा। याद रखिएगा ये बात। तो ये यहां पर लगता है, तो इसका तो 3' है ये, और यहां पर जो नया बनेगा उसका 5' है। तो आप बात को कैसे भी पकड़ लीजिए, मैंने दोनों तरीके से आपको बात बता दी है। किसी भी चीज को याद करने से पहले उसको तथ्यात्मक तरीके से देखिए कि कंप्लीट तथ्य या कंप्लीट फैक्ट है क्या। आप केवल ये याद रखेंगे कि नए सूत्र का निर्माण हमेशा 5 to 3' होता है, तो आगे जाकर दिक्कत आ सकती है। ऑप्शन में आई नहीं ऐसा, और लैंग्वेज ऊपर अलग हो, तो आप याद रखिएगा इसके 3' पर और खुद के 5 to 3' की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर लगता है। आरएनए प्राइमर हमेशा डीएनए के 3' पर ही क्यों लगता है? क्योंकि मैंने आपको बताया इसके पास इसी के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसलिए यहाँ पर लगता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। जब ये यहाँ पर लग जाते हैं तो अब आता है कौन? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के पास क्षमता किसकी होती है? नए सूत्र के निर्माण की। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आगे इसके सूत्र का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। कर दिया, दोनों तरफ कर देता है। लेकिन इस तरफ तो बनता है सतत सूत्र और इधर बनता है असतत सूत्र। इधर कंटिन्यूअस, इधर डिसकंटिन्यूअस। कारण मैंने आपको बता दिया कि यहां पर फ्री नहीं होता, कौन सा? 3', इसलिए यहां पर असतत रूप से बन रहा है। क्लियर? बात समझ में आ गई। अब यहां पर जो गैप्स हैं उनको भरने का काम डीएनए पॉलीमरेज प्रथम करता है, जिसे रिपेयर एंजाइम कहते हैं, जिसे कोनबर्ग एंजाइम कहते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये जो गैप्स भरने के बाद जो डीएनए है, अभी भी जो टुकड़े हैं, उनको जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम करता है। तो इस तरह से हमारी ये समझ में आ गया है कि ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता क्या है। तो इसलिए इस डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा होता है? अर्ध संरक्षी प्रवृत्ति का होता है और बाई डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है? अब
जाते जाते आप ये भी देख सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे वाई फोर्क, तो देखिए वाई फोर्क किसी को कहते हैं, वाई फोर्क ये वाई की तरह संरचना में दिख रहा है, ये किसकी तरह दिख रहा है, एक वाई की तरह दिख रहा है वाई स्ट्रक्चर में, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नोन एज वाई फोर्क, या इसे वाई फोर्क भी कहा जाता है। तो देखिए हमने पीछे यहाँ पर मेसलसन और स्टोल के एक्सपेरिमेंट में बात की थी, तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि देखिए एक सूत्र है, एक सूत्र जब इससे दो डीएनए सूत्र बनेंगे, 2 डीएनए बनेंगे एक डीएनए से, तो 2 डीएनए में आप देखिए एक पैतृक है एक नया है। अब आप देखिए आगे जब ये प्रक्रिया चलेगी तो इसमें आपको यही देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, आप इसमें खुद देख सकते हैं कि इसमें ये है, ये नया है और ये वाला पेरेंटल है या पुराना है, ठीक है। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ है, इसका क्या हुआ, इसे हटा दिया जाएगा, इसे बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। इसे क्या कहते हैं, प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है अगर नया जो डीएनए सूत्र बना है अगर उसमें भी कोई न्यूक्लियोटाइड गलत जुड़े हुए हैं तो एक्सो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा उन्हें क्या कर दिया जाएगा, हटाकर अप्रोप्रिएट या उचित न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दिया जाएगा, जिसे प्रूफ रीडिंग कहते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं अपने, और अगर केवल स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप बार बार वीडियो को देखिए, आपके पॉइंट इजीली क्लियर हो जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से डीएनए रेप्लिकेशन जैसे बिंदु या जैसा पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।